मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ क्षेत्र में पहुंचा हूं और यहां के बारे में आपको बताएंगे। और ऐसे व्यक्ति है जो शायद इस क्षेत्र वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता, लेकिन कार्य उनके काफी कुछ लंबे हैं और अच्छे खासे जनहित कार्यों के लिए जाने जाते भी हैं। हम बात करेंगे, वर्तमान में सरपंच भी है और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। लगातार जनहित कार्यों के लिए मैदान में देखे जाते हैं और एक तन मन धन से लगातार विकास के लिए समर्पित भी देखे जाते हैं। तो हम वो भी जानेंगे और क्या कुछ नजारा अभी वर्तमान कार्यकाल में इनके गांव में देखने के अंदर वो भी जानेंगे। और क्या क्या चुनौतियां विकास करवाने को लेकर तो होती हैं और शासन की योजनाएं सैकड़ों चलती हैं, कितनी धरातल पर है, कितनी जो है वो जमीनी स्तर पर देखने के मिलती है, लोगों तक कैसे पहुंचती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा की बात करें या नाला नालियों की बात करें, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानेंगे। भाई साहब स्वागत है। जी भाई साहब नमस्कार। आपके बारे में काफी कुछ सुना है, भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन कार्य आपकी काफी कुछ सराहनीय देखे गए, बताए गए हैं, ऐसा लोगों ने बताया है। सबसे पहले हम जानेंगे आपके गांव में कौन कौन सी, आपकी पंचायत में कौन कौन सी गांव जुड़ती है? मेरी ग्राम पंचायत में 3 गांव राजस्व ग्राम आते हैं। ग्राम पंचायत मेरी देवखा है, जहां से मैं सरपंच हूं, और बेघा और सहराई ग्राम पंचायत देवखा का हिस्सा है। कितनी वोटिंग है? लगभग 3000 के आसपास वोटिंग अभी वर्तमान में है, तीनों गांव की मिलाकर। ग्रामीण क्षेत्र होता है, खासतौर पर ये देखा जाता है कि पानी की किल्लत काफी देखने के लिए मिलती है। तो क्या आपके गांव में भी आज वर्तमान समय में क्या पानी की किल्लत है, आपको लगता है? नहीं, पानी की किल्लत से मतलब सिंचाई का पानी, पीने का पानी। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है हमारे गांव में। तीनों गांव में अलग अलग साधन है, जैसे हैंडपंप है और पर्याप्त मात्रा में निजी नलकूप में पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। बिजली की भी बात करेंगे थोड़ा, कितने घंटे पहुंचती है बिजली? बिजली मान के चलिए कि जरूरत के हिसाब से बिजली पर्याप्त रहती है। मतलब जैसे खेती के लिए लगभग 12-14 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है, और जो आबादी है वहां पर लगभग 22-24 घंटे बिजली रहती है। लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में अच्छी सड़कें हों, साफ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, नाला नाले भी, क्योंकि आज के समय में अंडरग्राउंड जो लगातार काम किया जा रहा है। तो क्या आपके गाँव में भी? सबसे पहले हम सड़कों पर जानेंगे, कितनी % सड़कें आपकी जो पूरी हो चुकी हैं, सीसी रोड का निर्माण हो चुका है? अगर मेरे कार्यकाल की बात करें तो लगभग 6-7 सीसी रोड का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ हमारे जिला टीकमगढ़ में एक और नवाचार चल रहा है। हम लोग जो जैसे कि नाली की बात बता रहे थे, तो अब अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से मतलब ये है कि क्या होता है, ग्राम पंचायतों में नालियां तो पहले से बनती आ रही हैं। क्योंकि क्या होता है, नाली बनाने का तो ग्राम पंचायत के पास फंड होता है, लेकिन उस नाली की साफ सफाई के लिए ग्राम पंचायत के पास कोई फंड नहीं होता है, और देर सवेर उसमें कचरा भर जाता है और स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। नालियों की सफाई नहीं होती है, उसमें मच्छर रहते हैं, कई तरह की बीमारी होती है। इससे निपटने के लिए हम लोगों ने एक नया नवाचार चालू किया था पूरे जिला टीकमगढ़ में, कि जो नाली का सिस्टम है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया है। इसे मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 1 किलोमीटर के आसपास अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया है, क्योंकि 2 से 3 ड्रेनेज सिस्टम ग्राम बेघा में तैयार किए गए हैं, और एक नया ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरा ग्राम सहराई में तैयार किया गया है। तो शिक्षा के बारे में बताएं। शिक्षा में भी काफी सुधार लाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम भी यहाँ तक किया भी जा रहा है। तो आपके यहाँ कहाँ तक विद्यालय है और क्या कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त वहाँ पर है? शिक्षा व्यवस्था को लेकर, पढ़ाई को लेकर है, समय पर विद्यालय खुलना, अध्यापकों की रुचि होना बच्चों को पढ़ाने को लेकर? मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में 4 स्कूल है। ठीक है, 4 स्कूल में मेरी बेघा में मिडिल स्कूल है, बाकी 2 गांवों में सिर्फ प्राथमिक स्कूल ही है। शिक्षा का स्तर संतोषजनक है, लेकिन इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। शिक्षक टाइम टेबल से आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शासकीय स्कूलों में अभी शिक्षा की जो मतलब मेरा मानना है कि जो स्तर होना चाहिए वो स्तर नहीं है। ये भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं और साथ ही सरपंच भी कह रहे हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें बाकी में ये जो सुधार आना चाहिए, आपको लगता है कि बाकी में ढुलमुल आज भी कुछ नजारा दिखा? देखो, सुधार का पहला चरण होता है कि हम स्वीकार करते हैं कि यहाँ सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, और हर आदमी को इतना सक्षम और कैपेबल होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके कि हाँ ये चीज गलत है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। अगर हम ही लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर सुधार कैसे होगा? इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे 20-25 साल पहले हमारे प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो उनकी सरकार में अंधाधुंध शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिक्षा कर्मियों की भर्ती में कोई भी मापदंड तय नहीं किए गए थे, और जो शिक्षक बनने के लिए पात्र भी नहीं थे, ना टेस्ट जैसी थी,
ना परसेंटेज जैसी व्यवस्था थी। एक जनपद पंचायत का प्रस्ताव लगा और शिक्षा कर्मी भर्ती हो गए। धीरे धीरे वही शिक्षा कर्मियों के हाथों पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की कमान चली गई। ठीक है, उससे शिक्षा व्यवस्था पूरी खराब हो गई है। अब धीरे धीरे हमारी सरकार नए नवाचार लेके आ रही है, जैसे संदीप विद्यालय का अभी नया कंसेप्ट लेके आए हैं कि अब मॉडल एक स्कूल बनेगा, उसमें आसपास 5-6 गांव के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और जैसे बड़े स्कूल्स में होता है वैसा बढ़िया टॉप क्लास का एजुकेशन होगा। अभी कहाँ तक विद्यालय है? मेरे ग्राम पंचायत में जैसे मैंने बताया कि 4 स्कूल है और ग्राम जगह में मिडिल स्कूल है 8वीं तक और बाकी 2 गांव में से प्राइमरी स्कूल है। आपने कहा कि कुछ इसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी होना चाहिए, ध्यान भी देना बहुत जरूरी है इन सब व्यवस्थाओं को लेकर है, तो क्या सुझाव है आपके, किस तरह होगा और कब तक क्या उम्मीदें लगती हैं? और अभी मुझे लगता है कि जब ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है संदीपनी विद्यालय के माध्यम से, तो इसको 2 से 3 साल में जब ये धरातल पर उतरेगा, संदीपनी विश्वविद्यालय में अच्छे बच्चे जाना चालू होंगे तो डेफिनेटली शिक्षा की स्तर में भी सुधार आएगा और गांव में अपने आप शिक्षा का स्तर जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। टीकमगढ़ जिले में इलाज की कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? क्या आप मानते हैं कि जो व्यवस्थाएं वहां पर है पर्याप्त है या इसमें कुछ और भी सुधार होना चाहिए? चाहे डॉक्टरों की कमी की बात करें, काउंटरों की बात करें, जांचों की बात करें, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं। तो शिक्षा के और स्वास्थ्य ये हमारे लोगों के संवैधानिक अधिकार भी हैं। ठीक है, अगर 2 मौलिक अधिकार या हमारे जो है सबसे पहले तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य है। मुझे लगता है कि दोनों में अभी बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। जैसे हमारे यहाँ पे आपको जानकारी लेके बता दूं कि जो WHO की गाइडलाइन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से 1000 की आबादी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। ये WHO की गाइडलाइन है। अब मान लीजिए हमारे जिला में लगभग 20 लाख से ऊपर की आबादी होगी, निवाड़ी को जोड़ दें, अगर निवाड़ी को काट दें तो लगभग 12-15 लाख की आबादी होगी। तो हमारे जिले में कितने डॉक्टर होने चाहिए? हमारे जिले में डॉक्टर होने चाहिए थे कम से कम 1 लाख की आबादी पर 100 डॉक्टर होने चाहिए थे। तो हमारे जिले में डॉक्टर होने चाहिए थे कम से कम 1000 डॉक्टर, जबकि जिले में डॉक्टर होंगे बेमुश्किल 100 डॉक्टर होंगे। क्या आपकी समझ में कभी डॉक्टर्स में हमारा काम हो रहा है लगभग? इस संबंध में कभी आपकी जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, विधायक जी से, सांसद जी से, मंत्री जी से कभी या उच्च स्तर पे भी कभी? क्या है कि वो हमारे क्षेत्र के साथ कुछ स्पेसिफिक हो रहा हो तो हम उसमें विधायक जी माननीय सांसद जी कुछ रोल ले सकते हैं। ये पूरे प्रदेश और हमारे देश का ही सीन है जहाँ पे ये अनुपात है डॉक्टर्स का, क्योंकि इसके लिए भी पहले की सरकार काफी हद तक जिम्मेदार नहीं है। पहले क्या था कि मध्य प्रदेश में 2014 के पहले 2 मेडिकल कॉलेज थे जिनसे गिनती के 200 डॉक्टर निकल के आते थे। अब पूरे मध्य प्रदेश में 3000 डॉक्टर हर साल निकल के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो डिमांड सप्लाई का गैप था कि मान लो हमें 1500 डॉक्टर की जरूरत है और हमारे यहाँ पे 15 डॉक्टर थे, अब बढ़ के वो 100 हो गए हैं। और अगर 2000 डॉक्टर हर साल हमारे प्रदेश से निकल के आते रहे तो 1500 डॉक्टर्स की जो मांग है, तो WHO की गाइडलाइन है, जब उतने डॉक्टर्स आ जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। तो इसमें कोई सुझाव देने, आपको लगता है कोई सुझाव रखने की आवश्यकता है इसमें आपको अपना? देखो जो सुझाव हम दे रहे हैं सरकार उस चीज पे पहले आपने कहा कि सरकार गति से काम कर रही है सरकार, जैसे जो सुझाव हम दे रहे हैं वो सारे सुझाव सरकार के पास पहले से हैं। सरकार बहुत संवेदनशील है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे सुझाव के लिए बैठी है, जो हमारे दिमाग में जो हमारी कल्पना है, जो हमारे सोच रहे हैं, वो कई लोग उनके पास सुझाव दे चुके हैं और सरकार उस पर अमल कर चुकी है। आपके क्षेत्र से नितिन सिंह राठौर विधायक हैं, मुलाकात हुई कभी इनसे? नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं। कभी विकास से संबंधित कभी चर्चा हुई हो या वो आपके गांव आए हो या आप उनके पास गए? नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं। कभी कोई सौगात कोई गांव के लिए कोई सौगात मिली हो गांव के लिए, विकास के लिए कोई काम मिला हो गांव के लिए, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, खेलकूद मैदान हो, ओपन जिम पार्क की बात करें या फिर तालाब की बात करें, इन सब कुछ विधायक निधि द्वारा कोई काम मिला? कुछ विधायक निधि द्वारा हमारे यहाँ पे कोई काम अपेक्षा रखी कभी आपने, उम्मीद रखी है? जितने जनहित के काम होते हैं तो हमारे सरकार के माध्यम से हो जाते हैं। बाकी अपेक्षाएं तो होती हैं। जो वो करेंगे उसका स्वागत रहेगा। अच्छा, मंत्री जी से मुलाकात हुई है? माननीय केंद्रीय मंत्री जी? हाँ, बिल्कुल हुई है। सांसद जी के बारे में थोड़ा बताएं, कब सांसद जी से आपकी मुलाकात हुई? सांसद जी बहुत सरल सौम्य व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार के इतने वरिष्ठ मंत्री होते हुए भी कितने साधारण तरीके से रहते हैं। बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, बड़े सरल व्यक्ति हैं। गाँव में हाँ, बिल्कुल आया। अभी जन चौपाल लगाने हमारे ग्राम पंचायत देखा के ग्राम जगह में आए थे और हम लोगों ने 3 घंटे की जन चौपाल लगाई थी। विकास को लेकर कभी कोई उम्मीद लेकर आप गए हो, उनके पास प्रस्ताव लेकर गए हो? वो उस पर कुछ प्रस्ताव दिए हैं हमने उनको, तो उन्होंने विचार भी किया है और उन पर अमल भी हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले समय में और भी कुछ बदलाव होगा? बाकी और आज के रूप में
उनके पास सांसद निधि का फंड होता है, उससे कुछ वो विकास कार्य करते हैं और सिर्फ जरूरत के ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी फंड इधर उधर पैसे की बर्बादी करते हो। अपने कार्यकाल में किस तरह का बदलाव आप अपने गांव में देखना चाहते हैं और आगे किस तरह का बदलाव करवाना चाहते हैं आने वाले समय में? एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि हमें कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में, प्रदेश और देश में मोहन जी और मोदी जी की सरकार है। तो हमारा जो दायित्व है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और निःशुल्क पहुंचाया जाए। जैसे हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो बोलते थे कि हम जब 100 रुपए देते हैं तो हितग्राही को 10 पैसे ही पहुंचता है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि अगर हमारी सरकार 100 रुपए दे रही है तो वो 999 नहीं होना चाहिए, वो 100 के 100 रुपए अच्छा, हजार रुपए के खाते में। आज के समय में आप मानते हैं कि बिचौलियों का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। बताइए आप कौन सी योजना में बिचौलिए लगते हैं? बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री लाडली बहना की बात करते हैं आप, किस पूरी तरीके से चीजें पारदर्शी हैं। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट हितग्राही को पैसा जाता है। अच्छा, कहीं आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो सीधी धनराशि लाभार्थी के खाते में पहुंचती है और किस्त बाई किस्त पहुंचती है, यानी आधा आधा काम करके पहुंचती है, तो इसका उपयोग हो रहा है आप मानते हैं या कहीं दुरुपयोग हो रहा है, ये मानते हैं आप? 2016 से पहले जब प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आई थी तो आप आंकड़े उठा के देखिए, इतनी ही संख्या में आवास बनते थे। लेकिन वो आवास कहाँ बनते थे? कागजों में। अब आप किसी गांव में चले जाइए, अगर किसी गांव में आपको 50 से 100 प्रधानमंत्री आवास खड़े ना मिले तो बोल दीजिएगा कि योजना खराब है। हर गांव में आपको 100-50-100 आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान खड़े मिलेंगे और पक्के मिलेंगे, बढ़िया लेंटर डले हुए। नहीं, कहीं कहीं जब सरपंचों से हमने और भी सरपंचियों से चर्चाएं की है तो उनका कहना है, कुछ लोगों ने कहा है कि सीधा लाभार्थी के खाते में पैसे पहुंचना तो कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है सर। पैसा जो काम कर रहा है, हितग्राही काम कर रहा है तो उपयोग कर लेते हैं। 100 में से एक आध लोग किसी निजी जरूरत आ जाती है तो फिर वो हम लोगों का दायित्व है कि थोड़ा सा उसका निगरानी रखें। इसलिए हमारे पास 3 कर्मचारी होते हैं, सचिव होते हैं, जीआरएस होते हैं, तो हम बोल के रखते हैं कि भाई उसकी निगरानी रखो हितग्राही की, तो कहीं पैसा दूसरी जगह ना लगा दे, और अगर लगा दिया है तो कहीं और से व्यवस्था करके उसको कंप्लीट करे। जब लोगों के बीच में जाते हैं तो किस तरह की खुशी की लहर लोगों में देखते हैं, चाहे युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, किसानों की बात करें? देखो, किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसानों से जुड़ी इतनी बड़ी योजना आज तक ना कोई सरकार ने दी है ना आगे दे पाएगी। ठीक है, लगभग 70-80 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का सीधा लाभ लगभग 10-12 करोड़ किसानों को मिलता है। और मध्य प्रदेश के लोग तो और सौभाग्यशाली हैं कि उतना ही पैसा मध्य प्रदेश सरकार मिला के, यानी 2-2 हजार की 3 किस्तें केंद्र सरकार देती है और 2-2 हजार की 3 किस्तें हमारी राज्य की सरकार देती है, और लगभग 12,000 रुपए हर किसान को सीधे उसके खाते में मिल जाते हैं। मंडी में भी जाते होंगे आप किसानों की? हमें जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो गेहूं वगैरह होता है वो जो गेहूं उपार्जन केंद्र होते हैं उस पर ही डाल देते हैं। कुछ किसानों को देखते हैं कि परेशान हो रहे हैं किसान, ऐसा कुछ देखा जाता है वहाँ मंडी में? जैसे किसानों को तो जरूरत ही नहीं है, जैसे सारी चीजों जो जितनी फसलें होती हैं सरकार उचित दाम पे खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, सही समय पे पंजीयन करा ले। बाकी मंडी में व्यवस्थाएं ठीक है, वो तो ओपन मार्केट है, बोली लगती है, जिस रेट में मतलब जो ज्यादा भाव देगा उसको किसान बेच देते हैं। बाकी देख सकते हैं कितनी जिम्मेदारी के साथ लगातार काम किया जा रहा है, चाहे वो हम सरपंच की बात करें या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात करें, वो जिस तरह लगातार हर योजनाओं को लागू कर रही हो, धरातल पर उतार रही हो, लाभार्थी को पहुंचाने का काम कर रही है, पात्रता की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को देने का भी लगातार काम कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करोगे। क्या कुछ कहते हो, कितनी जिम्मेदारी के साथ लगातार काम करते हो, किस तरह लगातार बदलाव कर रहे हो, आने का भी प्रयास करते हैं, वो भी आपको बताएंगे।